नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर 12 सालों को देखें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो, सेक्टर रहा हो जहां पर पीएम मोदी की नजर ना पहुंची हो। एक ऐसा ही सेक्टर, एक ऐसा ही क्षेत्र है जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं, जब हम कला की बात करते हैं। और शायद इसीलिए पिछले 12 सालों में अक्सर समय समय पर पीएम मोदी जो हैं वो भारतीय कलाकारों से, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, उनसे मिलते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते रहे और अपने भी सुझाव देते रहे कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाई जाएं, यूथ केंद्रित ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाई जाएं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले ऐसी फिल्में बनाई जाएं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही भारतीय सिनेमा के कहा जा सकता है बड़े कलाकार, जिन्होंने कम से कम लगभग 70 से ज्यादा फिल्में की हैं, 500 से ज्यादा ओटीटी और टेलीविजन अगर हम शोज की बात की वो कर चुके हैं, सैकड़ों थिएटर्स कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी की। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और अनिल सर, मेरा सबसे पहला सवाल देखिए बड़ी उपलब्धि से रहेगा। आप जब आपको पद्मश्री मिला, फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा इस बार? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी, क्योंकि कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे और अवार्ड्स मिले थे। जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला दिल्ली का, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रेसिडेंट साहिबा ने, मुर्मू जी ने दिया था मुझे, लेकिन पद्मश्री की तरफ मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मोदी जी के आने से ये एक अच्छाई ये हो गई थी कि अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। पहले क्या होता था, समबडी हैड टू रेकमेंड योर नेम। अब रिकमेंडेशन में ये है कि भाई अगर आपको कोई जानता है तो आपका नाम रेकमेंड करेगा। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार पड़े हुए हैं जिनको अब मैं देख रहा हूँ, अब उनको पहचान मिल रही है। योगी जी के टाइम पे, मोदी जी के टाइम पे पहचान मिल रही है। उसकी वजह क्या है कि जो मैंने सुना है कि ये अलग अलग एरियाज में लोगों को भेजते हैं, फीलर्स लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पर बड़े बड़े कलाकार हैं, कैसे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आपके आकाशवाणी की 89th बर्थडे मनाई गई थी, 89 फाउंडेशन डे मनाया गया था। मेरे साथ में एक सज्जन बैठे थे, वो खेती करके आए थे, खेती की फील्ड से थे, उनको पद्मश्री मिला हुआ था। ऐसे ही मैं देखता हूँ हमारे चिकन के कारीगर हैं, चिकन के कारीगरों को मेरे घर में धंधा होता था चिकन का, वहाँ के कारीगर। अब ऐसे लोग जो हैं इनको कौन पहचानता है, लेकिन अब जो है इन लोगों को भी पहचान मिल रही है। और इस नाते शायद मेरे भी काम को कुछ थोड़ी पहचान दी गई, इसलिए शायद मुझे। क्या आपको लगता है कि जब हम पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो पहले देखा जाता था कि जैसे आपने कहा कि रिकमेंडेशन नहीं मिलता था, घरानों का दबाव था, राजनीतिक हस्तक्षेप था। क्या अब इन पद्म पुरस्कारों में खासतौर से राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल, जिसे हम गणतंत्र मंडपम कहते हैं, वहां पर आम इंसान की पहुंच बनी है? उड़ीसा में कोई काम कर रहा है, कोई झारखंड में काम कर रहा है जी। और यहाँ यही नहीं, इवन जो हमारे लोग जो विदेशों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी पहचान दी जा रही है। तो मतलब इससे दायरा बढ़ा है लोगों की। अब मैं आपको बताऊं, चूँकि लोग अब खुद अप्लाई करने लगे हैं, 4.5 5 लाख एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर हमारा अच्छा काम है, हमें मिल सकता है, हमें पहचान दी जा सकती है। तो बाकी देखिए, ये है कि कोई भी अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब अवार्ड मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिला, उसी के बाद ही मेरी परफॉर्मेंस एक प्ले की दिल्ली में थी, डैडी प्ले की, जो मैंने नया सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ के साथ तैयार किया था। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि मुझे चूंकि आर्ट की फील्ड में पद्मश्री मिली है तो मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग ये ना कि अच्छा इन्हीं को दिया गया है, इनके में तो ऐसा कोई ख़ास नहीं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब मुझे कालिदास सम्मान मिला, मेरा एक दूसरा प्ले था, भोपाल में होना था, कल सम्मान मिला, आज प्ले होना है। तो वो फिर जो चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस आपको और परिपक्व बनाते हैं, आपको और बेहतर काम करने के लिए आपको इंसाइट करते हैं। पद्मश्री के बाद कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आप? नहीं, मैं तो कोई ख़ास नहीं, बस ये जो मैंने जो अपने महसूस किया वो यही है कि अब मुझे कोई हल्का फुल्का काम नहीं करना है, मुझे सीरियस ही काम करना है, क्योंकि मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस के मापदंडों पे मुझे खरा उतरना है। और बाकी ये कि जो मान सम्मान लोग देते हैं, तो वो तो मैं यूँ मानता हूँ कि देखिए,
कला के क्षेत्र में खास जी। करके जो मुझे सम्मान मिला है, ये बेसिकली मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे उन साथियों का सम्मान है जिनके साथ मैंने काम किया है, ये उन निदेशकों का सम्मान है जिनके साथ मैंने काम किया है। और इसमें मैं आपको बताऊं संतोष, जी, सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे CDRI का है, CDRI का छतर है। मंदिर का, जहां मैं साइंटिस्ट के तौर पे रहा। उन्हें वो फ्रीडम दी, वो उन्होंने मौका मुझे दिया वो आपको। फ्रीडम दी, मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरे 2 कैरियर अगर आप देखें ऑलमोस्ट पैरेलल चले हैं। साइंटिफिक कैरियर भी मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का भी फेलो हूँ और मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया का भी फेलो हूँ। तो वहाँ भी मैंने अपने काम में जो भी, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत टॉप ग्रेड साइंटिस्ट था, लेकिन जिस कद का मैं साइंटिस्ट था उस पर आई ट्राई टू गिव माई 100% इन साइंस ऑल्सो। तो ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे साथ जो माहौल था, मेरे साइंस के जो कलीग्स थे CDRI में, मेरे डायरेक्टर थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मुझे सहयोग दिया। तो ये बेसिकली अवार्ड मेरा नहीं है, ये उन कलाकारों का है जिनके साथ काम किया और मेरे उन CDRI के साथियों का है। पद्मश्री मिलने के बाद आपको लगता है कि आप जब साइंटिस्ट के रूप में तभी देश सेवा कर रहे थे और आज भी देश सेवा ही कर रहे हैं, कला के माध्यम से कर रहे हैं? कोशिश तो यही मेरी रहती है कि क्योंकि देखिए इस देश में हमें बनाया है, इस देश ने हमें बड़ा किया, इस देश ने हमें पूरा मान सम्मान दिया है, तो मेरा जो कमिटमेंट है देश की तरफ से वो मुझे जितना भी मैं कर सकता हूँ, जिस ढंग से कर सकता हूँ, करना चाहिए। अनिल सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर हम देखिए 12 सालों की बात कर रहे हैं, इन 12 सालों में आपको क्या ये बदलाव बड़ा महसूस आया भारतीय सिनेमा में कि राष्ट्रवाद पर ज़्यादा फिल्में फोकस हुई हैं, बहुत सामाजिक ज़्यादा। सरोकारों पर ज़्यादा फिल्में फोकस हुई बहुत हैं? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्या है कि अभी तक जो हम फिल्में बनाते थे, अगर उसे मान लिया हम हिस्टोरिकल फिल्में भी लेते थे, तो हम उन लोगों को महान करते थे जो महान नहीं हैं। सवाल ये है कि हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी डिस्टॉर्टेड रही है कि हमने उन लोगों को मान सम्मान दिया जो कि हमारे आक्रांता थे, बिल्कुल। हमारे जो कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए थे, हमने उनको महान बनाया। हम उन लोगों को भूल गए थे जिन्होंने वाकई में हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। मोदी जी के आने की वजह से इन लोगों को हाईलाइट किया गया। अब जैसे जो फिल्में बनी हैं, जैसे पैडमैन है, उनकी उरी है, द कश्मीर उरी फाइल है, कश्मीर फाइल्स है, केरला पे फिल्म बनी है। मतलब ये जो देशभक्ति की, और ये आज के हमारे जो बच्चे हैं, हमारा है। समाज है, इनको हाँ, जानना जानना चाहिए चाहिए। कि हम किस माहौल से निकल करके आए हैं। इसी हम बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किन किन मुसीबतों से कैसे हमने आज़ादी ली है, कैसे हमारे साथ कश्मीर में व्यवहार हुआ है, कैसे हमारे साथ और जगहों पे बंटवारे पे साथ हमारे साथ क्या है, ये लोगों को जानना चाहिए ताकि वो अपनी वो आज़ादी की कीमत समझ सकें कि किस कीमत पे हमने आज़ादी पाई है। सही, कितने हमारे लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, बलिदान तो दिए। ये देखिए, आप देखिए सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। आप देखिए जैसे जहां हमें पुरस्कार मिल रहा है, दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हाउस है उसका नाम जन भवन कर दिया गया है। तो ये चीज़ें एक राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करती क्या हैं। आपको जो कि जड़ों से जोड़ने का काम किया गया है इन पिछले 12 सालों में? अपनी जड़ों से जोड़ने का काम किया गया है? नहीं, हमारी जो जड़ों- सभ्यता है, संस्कृति, अध्यात्म है, हमारी जो पहचान है। देखिए पहचान, अब हमारे यहाँ योग की प्रथा है, मैं योग की बात करूंगा। बिल्कुल। हमारे मोदी जी ने योग को एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। अभी योग दिवस 21 आने जून, वाला है, तो हम सिर्फ इसको हिंदुस्तान में ही नहीं करते हैं। हमारी देन है, हमारे मोदी जी की देन है कि पूरा विश्व जो है वो आज योग दिवस मनाता है। आज जो हमारी पहचान दूसरे मुल्कों बनी, अभी देखिए आजकल G7 की उसके लिए गए हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था न्यूज़ पे, क्या नाम है, 13 एग्रीमेंट्स उन्होंने फ्रांस में किए हैं, 12 एग्रीमेंट्स स्लोवाकिया में किए हैं। तो और इसके अलावा देखिए हमारा मंदिर कहाँ बना है, ऐसी जगह बना है जो मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में बना है। यूएई हो, तो सऊदी अरब हो। ये उनकी एक राजनीतिक लेवल पे जो पहचान बनी है, जो उन्होंने एक मैसेज हमें दिया है, बहुत बड़ा। और देखिए मज़ा ये है कि हमारी उन दोनों कंट्रीज से दोस्ती है जो आपस में बड़े घोर दुश्मन हैं। तो ये जो हमारी विदेश नीति है, देखिए अभी अमेरिका ने हमसे आंखें दिखाई थी, हमारे ऊपर टैरिफ बड़ी लंबी लगा दी थी और लोगों को लग रहा था कि मोदी झुक जाएंगे। अपोजिशन भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं, वो अपनी जगह डटे रहे और आखिरकार ट्रंप को ही झुकना पड़ा और हमारे साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि आप एक्टर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना होता है आपका। जब देश
में लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो उसका असर आपको बाहर भी रिफ्लेक्शन मिलता है। बहुत ज्यादा देखिए वहाँ आपको इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती अच्छा अच्छा, आप मोदी जी के मोदी जी आपके प्रधानमंत्री, आप वहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो इमेज बनती है वो इमेज हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करती है जब हम विदेश जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है कि जो हमारी जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, जिस ढंग से मोदी जी टूर करते हैं, मुझे लगता है कि प्रॉब्ली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड प्राइम मिनिस्टर। जहाँ जहाँ जा कर के उन्होंने एक सद्भावना का संदेश दिया है। और आप देखिए कितने कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने हाईएस्ट अवार्ड जो है उनको दिया। बिल्कुल 33 देश, हाँ। मतलब 33 देशों ने, परसों स्लोवाकिया ने भी दिया, स्लोवाकिया ने दिया। तो ये इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लोग ये भी देखते हैं, लोगों को ये भी इंस्पिरेशन उनसे मिलता है कि एक आदमी कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया। बिल्कुल। तो ये है कि ये नहीं कि आपको अगर बड़ा बनना है, आपको अगर नाम कमाना है, अपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पैदाइश भी वैसी हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए स्क्रैच एंड यू कैन गो टू द टॉप। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक बार फिर हम राष्ट्रवाद वाली फिल्मों पे बात करें, मतलब लगता है कि लोगों की विचारधारा भी बदली है, क्योंकि पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोला करते थे कि राष्ट्रवाद पे फिल्म बनाएंगे, सामाजिक सरों पे फिल्म बनाएंगे तो दर्शक नहीं मिलेगा, कमर्शियल नहीं, मतलब नहीं अब तो ऑडियंस नहीं मिलेगा। अब तो बहुत ज्यादा अब लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों में वो भावना बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जो हमारा आज का यूथ है उसमें ये भावना जगानी जरूरी है। उससे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, थिएटर में भी देखिए अभी गवर्नमेंट ने स्कीम हमारे भारतीय नाट्य अकेडमी ने ही की है कि जो हमारे राष्ट्रवादी लोगों पर जो लोग काम करके ड्रामा बनाएंगे, हम उनको स्पॉन्सर करने जाएंगे। सुहेल देव जी हैं, झलकारी बाई हैं, रानी लक्ष्मी बाई हैं, इसी लोगों को जानना चाहिए। सम्राट अशोक हैं। अभी तक तो हम कहते रहे अकबर द ग्रेट, तो वो कॉन्सेप्ट जो है बदलना चाहिए कि जिन लोगों ने, और देखिए अब सड़कें भी उसी हिसाब से बदली जा रही हैं। अभी देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। राम मंदिर का हमारा मामला जो था कितने वर्षों 500 वर्ष हो गया। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। और हमारे कल्चर की चीज़ें, भाई अगर हम ये सब चीज़ें अपनी यूथ को नहीं दिखाएंगे वो कैसे जानेगा, यूथ कैसे जानेगा ये सब चीज़ें। और इत्तेफाक से अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो गलत हिस्ट्री थी, अब ये सही चीज़ें आ रही हैं और यही हमारे बच्चे अब जान रहे हैं। अगर हम अनिल जी पिछले 12 सालों को देखें, मोदी सरकार के 12 सालों को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, चाहे वो योजनाओं की बात करें या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, जन कल्याण योजनाएं देखिए तो सबसे ज़्यादा है। और सबसे बात जो मुझे जो उनकी एक बात जो अच्छी लगती है वो सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबके विकास में आप देखिए कि स्वच्छता के आप मापदंडों में लीजिए 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। आप वो योजना आयुष्मान हेल्थ लीजिए, 5 लाख रुपए की राशि से 55 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप उज्ज्वला योजना लीजिए, हमारी जो महिलाएं, घरों में तो गैस आ गई थी, लेकिन हमारी जो गांव में महिलाएं थी अभी भी वही चूल्हा फूके बेचारी अपनी आंखों में धुआं झेलती थी। 10-11 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना में उन्होंने दिए हैं। इसी तरीके से आवास योजनाएं जो हमारे कुछ ऐसे तबके के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, घर नहीं अफोर्ड कर सकते थे, आज अच्छे मकानों में रह रहे हैं। ये तो हुई जन कल्याण योजनाओं की बात। ठीक है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल, उसमें आप देखिए किसानों के लिए लोगों की विचारधारा बदली है। किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं। किसानों को पेंशन दी जा रही है, 70 साल 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको पेंशन दी जा रही है, लेडीज़ को पेंशन दी जा रही है। और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, जो प्रोग्रेस का एक मैं मापदंड मांगता हूँ कि हम G5 पे काम कर रहे हैं और डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। आज हमें पर्स रखने की ज़रूरत ही नहीं। और मैं ही नहीं, हमारे यहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, मैं ऑटो रिक्शा पे मैं जाता हूँ, आराम से डिजिटल पेमेंट करता हूँ, पैसे देने के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मुल्क की तरक्की को आप डिफेंस में देखिए, डिफेंस कॉरिडोर हमारे लखनऊ में, बिल्कुल, तमिलनाडु में बनाया। मतलब एक ज़माना था कि मैं सन 62 भूलता नहीं हूँ कि जब चाइना ने अटैक किया था हमारी क्या हालत थी। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, हम दूसरे देशों पर निर्भर। आज हम कम से कम 100 कंट्रीज़ को हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
मेडिकल फील्ड में आप देखिए, जिस समय कोविड आया है, बिल्कुल। आप ये देखिए कि कोविड से कितने देश तबाह हो गए, लेकिन हमारे मुल्क ने जिस ढंग से लड़ाई लड़ी है, कोविड पे जो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, और यही नहीं, हमने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दी है। और उस समय जो ये योजना शुरू हुई थी, अन्न खाद्यान्न योजना, आप देखिए कि कितने, मेरा ख्याल है 78-80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना तब से अन्न दिया जा रहा है, आज तक दिया जा रहा है। तो ये सारी स्कीम्स हैं। इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारा जो दवा भी तबका है वो भी ऊपर उठे और सबके समकक्ष। एक चीज़ और अनिल जी, क्या आपको लगता है ज़िंदगी आसान हुई है पहले से? चाहे इस योजनाओं की बात करें, अच्छे सड़क हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है, या डिजिटलाइजेशन की बात करें? आपको बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, मजबूत हुआ है। आप देखिए कनेक्टिविटी जो है, मेरा ख्याल है एयरपोर्ट, हमारे कितने एयरपोर्ट बढ़ गए, 160 एयरपोर्ट हो गए हमारे यहाँ। आप ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस देखिए, मेडिकल कॉलेज हर जिले में लगभग पहुंच गए। आज 700 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। एम्स देखिए, हमारे पास 7-8 एम्स थे, आज 20-25 एम्स हमारे पास हो। मेरे एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है हरिओम सेवा केंद्र, जिससे हम मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो गरीब मरीज होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि प्यासा जाता है कुएं पर, हमारे यहाँ कुआं जाता है प्यासे के पास। हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं वहाँ मेडिकल वार्ड्स में, और पेशेंट्स को ढूंढ करके उनको दवाएं लिख करके लाते हैं। फिर उनको हमारे यहाँ दवा सबको फ्री, इंजेक्शंस हैं, फ्री ब्लड है, दवाएं हैं, भोजन है, सब फ्री दिया जाता है पिछले 26-27 साल। अच्छा। अभी कल एक बच्चा था, उसको 6,500 हज़ार रुपए के 4 इंजेक्शन, 6,500 के तो चूंकि हमें मिले इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो कल मैंने जो बिल साइन किया है वो लिख करके आया था 26,000 कितने का बिल, एंड योर सेविंग वो भी 26,000 के बराबर, मतलब 50% ये जेनरिक दवा मिली। और वो ये उन्होंने कंपल्शन कर दिया है डॉक्टर्स के लिए कि अब आप जेनरिक दवा ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो उसकी वजह से जनमानस को दवाएं मिलने लगी हैं फ्री, कम दामों में। मैं बताऊं, मेरा बेटा ब्रेन हेमरेज की वजह से एडमिट था, अब लिस्ट प्राइस थी 2,200 रुपये, 400-500 रुपये मुझे मिलती थी। तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है जेनरिक दवाओं के आने की वजह से, ये सब चीज़ें बहुत आसान। देखिए, जेनरिक दवाओं का फायदा आपने भी उठाया है। बिल्कुल फायदा उठाया, और आपका संगठन लगातार इस पे काम भी कर रहा है। संगठन हमारा अब जो नहीं, जो कभी कभी मिल पाती हैं, इस ये नेटवर्क अभी और स्ट्रांग होने की हो रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज में पहले एक सेंटर हुआ करता था, अब मेडिकल कॉलेज में ही कई जेनरिक दवाओं के सेंटर्स खुल गए हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटी, मुझे याद है मैं मेडिकल कॉलेज के पास ही रहता हूँ, एक लाल बत्ती लगी रहती थी, एक लैंप लगा रहता था, 25-30 बेड हुआ करते थे। आज साहब 7 गुना 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें कम से कम 20-20, 25-25 कमरे हैं उसमें, और पैर रखने की जगह नहीं। तो हमारे यहाँ बीमारी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन साथ बीमारी बढ़ रही है, तो जाहिर है कि उसके लिए फिर ज़रूरत है इन चीज़ों की कि डॉक्टर्स को देखिए, डॉक्टर्स की सीट्स बढ़ा दी, अब ज़्यादा डॉक्टर्स बनेंगे। उनके लिए ये भी हो गया कि जो जिनको यहाँ जॉब करना है वो गांव में भी जाएंगे। गांव में देखिए हेल्थ सेंटर्स बन गए, जहाँ पर। और हमें लगता है अनिल जी, इन सब के पीछे रोजगार भी मिला है लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर का जब विस्तार हुआ है। देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, नई शिक्षा नीति भी ऐसी है जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ऐड किए हैं। पहले क्या होता था, हमें याद है हमारे जमाने का, भाई आप या तो डॉक्टर बनेंगे बस, या इंजीनियर बनेंगे। आज आप देखिए बच्चों बहुत के विकल्प, सैकड़ों ऑप्शंस हैं। और करियर काउंसलर्स भी हैं जो कि उन लोगों को एडवाइस करते हैं, और बच्चे कर रहे हैं। बाकी जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो इस वजह से कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। भाई जाहिर है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको 4 खाने वाले हैं और 10 खाने वालों में फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का पूरा प्रयास ये हो रहा है कि हम जॉब ओरिएंटेड को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे चीज़ें करें कि आप खुद अपना, बजाय इसके कि आप जॉब करें, ये हो रहा है कि आप जॉब दें, जॉब देने वाले बने, जॉब क्रिएटर बने आप। बिल्कुल। हमें लगता है कि एक चीज़ और अनिल जी, आपको लगता है कि महिलाओं की ज़िंदगी में भी बड़ा बदलाव है, चाहे 3 तलाक की बात करें, धारा 370, हाँ, कितना बड़ा। इसके अलावा जो हमारी CRPC है, IPC नए कानून आ गए, उनमें देखिए नए कानून आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास पुराने ब्रिटिश कानून हुआ करते थे, तो उसमें बहुत से लोग गलत सफर करते थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विकास के साथ साथ हमने अपनी धरोहरों को संभाला, अपनी सभ्यता को भी संभाला, संस्कृति को भी संभाला। देखिए,
विकास तो और समय में भी 19, 18, 17, 16 हुआ, पहले भी होते रहे, लेकिन ये जो धरोहर वाली बात आपने कही, ये हमारी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है कि हम अपनी विरासत को जो हमारे पूर्वज दे गए हैं उसको, अब जैसे देखिए राम मंदिर का मामला आप यही लीजिए, 500 वर्षों से लटका था, और तमाम जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। आज आप देखिए हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी हैं, भाई हैं तो मोदी जी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, मतलब पर डे कितने किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। आप वंदे भारत ट्रेन देखिए, वंदे भारत ट्रेन कितने जगहों से हमको जोड़ी। हम जो सुपर फास्ट ट्रेन क्या कह रहे हैं उसको, बुलेट ट्रेन, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत फर्क पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें ये मोदी जी का ही इनिशिएटिव है। और जैसे जैसे उनको अब जो अभी उनका जो विजन है 2047 विकसित भारत का है, विकसित भारत का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जिस ढंग से काम हो रहा है हमारी सरकार में, तो ये विजन हम 2047 से पहले ही अचीव कर लेंगे। एक बार फिर फिल्मों में आते हैं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ वो फील्ड है, सेक्टर है। भारतीय फिल्मों में और बहुत संभावना है, क्योंकि अभी जो भारतीय फिल्मों का बाजार है लगभग एक साल में 13,000 करोड़ का बाजार है। अगर उसमें हम OTT और टेलीविजन जोड़ दें तो 1 लाख करोड़ का बाजार हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अभी और बहुत संभावना है इसमें, बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देखिए, मुझे याद है कि जब मैंने काम शुरू किया था उस समय एक DD1 चैनल हुआ करता था। हाँ। जैसे मेरा सीरियल उड़ान आता था, अच्छा, और पूरे देश में देखा जाता था। आई एम टॉकिंग टू ऑफ 1989, क्योंकि सिर्फ DD1 था, उसी पे बड़े बड़े सीरियल्स आते थे। और उसका मज़ा ये था संतोष कि मैं एज ए साइंटिस्ट मैं कहीं लेक्चर देने जाता था, कहीं मीटिंग में जाता था, लोग पहचानते थे, लोग कहते थे अरे ये उड़ान वाले बशीर अहमद है। अब क्या हुआ, आप देखिए चैनल्स बढ़ गए। उसके बाद फिर आपका जब OTT आया, OTT 1-2 चाहे उसे नेटफ्लिक्स और ये 1-2 करके आए थे। आज आप देखिए 400 चैनल, और ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी लखनऊ में 2-3 चैनल्स बढ़े हैं। अच्छा, उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को काम मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अब हम लोगों ने जब थिएटर शुरू किया था एज ए हॉबी शुरू किया था, क्योंकि भाई हम लोग जॉब में थे। आज के बच्चे जो हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इनका प्रोफेशन हो गया है, उनका करियर बन गया है। तो हम लोग भी उसको एनकरेज करते हैं। आप लखनऊ में देखिए आज कितनी फिल्में बन रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, फिल्म बंधु की पॉलिसी बनाई है, कि पहले क्या था कि सिर्फ वो सब्सिडी देते थे हिंदी फिल्म, अब उन्होंने रीजनल फिल्मों को शामिल कर दिया, और OTT पे भी अब सब्सिडी आ गई है। पहले वो OTT पे सब्सिडी नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या है कि जो यंगर लोग हैं, यंगर जनरेशन है, या जो लोग बहुत बड़ी अब भाई बड़े प्रोड्यूसर तो मुंबई में और जगह बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको शौक है फिल्म प्रोड्यूस करने का, लेकिन कम फंड्स हैं, वो भी अब बना रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो बड़ा प्रमोशन मिला है, कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई है कि अब आपको टेलीविजन भी देखने की जरूरत है, हर चीज़ आपको आपके मोबाइल में उपलब्ध है। और मोबाइल की देखिए, जो मोबाइल की भी जो ग्रोथ हुई है, आप एक ज़माने में एक ऐड देखा करता था, हमें यकीन नहीं होता था कि इन्हीं लोगों के पास मोबाइल कभी होगा। आज आप देखिए सबके पास, हर हाथ में, हर घर में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा मोबाइल है। आपने क्षेत्रीय भाषाओं की बात की, आपको लगता है फिल्म सिटी का जो निर्माण है या OTT स्ट्रीमिंग है, इन्होंने क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका दिया, क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ाया। देखिए आज मैंने तो कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अब तो बहुत बड़ी हो गई। और मैं आपको बताऊं, मैं मिशन रानीगंज फिल्म की मैं शूटिंग करने मैं इधर बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे गया था, तो मेरे साथ एक भोजपुरी कलाकार थे, हमारे लखनऊ के थे, संजय वर्मा। अरे साहब, जो मैंने उनकी फॉलोइंग देखी, मैंने कहा क्या गजब, लोगों ने आके उनको घेर लिया, भीड़ लग गई। तो उससे मुझे लगा, या रवि किशन जी हैं हमारे यहाँ, मनोज वाजपेयी जी हैं, सब रीजनल फिल्मों कलाकार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए अब साउथ की फिल्में वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जाहिर है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही हो रहा है। आज आप देखिए यूपी में, लखनऊ में मैं जानता हूँ हर दिन कम से कम 5, 7, 8 फिल्में शूट होती रहती हैं। OTT होगी या फिल्म होगी या कुछ होगा, और उसकी वजह से हमारे जो रीजनल कलाकार हैं उनको काम मिल रहा है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको काम मिल रहा है,
क्योंकि पहले लोग टेक्नीशियन बम्बई से लेते थे, अब उनको यहीं से मिल जाए। हमारा कितनी कास्ट कटिंग सोचे, कितनी भरतनाट्यम एकेडमी आप देखिए, उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डिग्री नहीं देता, हमारा भरतनाट्यम एकेडमी अब डिग्री देता है। तो ये जो ओवरऑल जो चीज़ों के प्रमोशंस हो रहे हैं, ये भाई जाहिर है इसके पीछे एक स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो लीडरशिप हमें हमारे प्रधानमंत्री जी से। स्पेस में चंद्रयान में हम कौन सा चंद्रमा का जो एरिया है जहां हम पहले लोग हैं जो कि हम पहुंचे हैं। सूर्य की स्टडी हम कर रहे हैं, आदित्य एल 1 पे काम चल रहा है। हमने प्राइवेट सेक्टर में वहाँ के लिए बुकिंग शुरू कर दी है चंद्रमा के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा वो देखिए प्रचंड जो आया है, अरे यही डिफेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं, अपने आप में सफिशिएंट हो रहे हैं। पहले हमें चीन आंखें दिखाया करता था, अब चीन हमारी आंखें देखता है। तो अब आप देखिए बाउंड्रीज हमारी सेफ हो रही हैं। सब हर सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, हर सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की विचारधारा बदली, अपने देश के प्रति नेशन फर्स्ट की जो भावना आई है उसने लोगों को और आगे किया। एक आखिरी सवाल, अनिल रस्तोगी आज के दौर में पैदा हुए होते तो अपना कद कहाँ देखते हैं? मतलब कि आप इतनी चीजें आपके पास सराउंडिंग में हैं, डिजिटलाइज्ड है, फिल्म सिटी भी है, बहुत ज्यादा, तो क्या ज्यादा ग्रोथ देखते हैं? देखिए संतोष, मैं बताऊं, मैं तो उस जमाने का हूँ जो लालटेन में वही हाँ, उसी ऊपर छत पे पानी छिड़क करके सोता था। गर्मियों में बल्कि बिस्तर पे भी पानी छिड़कता था। लेकिन अब देखिए धीरे से पहले डीसी आई, हमारे याद है दीनानाथ जी हमारे दिल्ली दूरदर्शन से, दिल्ली आकाशवाणी से आते थे। उन्होंने कई प्ले मेरे डायरेक्ट किए हैं, जो मेरे सबसे मशहूर प्ले जैसे पंछी जा पंछिया, गरम मसाला फिल्म उसी पे बनी है। तो वो कहते थे यार तुम्हारे यहाँ ये डीसी क्या है, एसी क्या, समझ में नहीं आता। आज बहुत बदला है। मतलब घरों में फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, रहने की फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे मैंने बताया लोगों को मकान मिल रहे हैं, टॉयलेट्स मिल रहे हैं, स्वच्छता अभियान है। आज आप मेट्रो देखिए, मेट्रोज हमारे शहरों में चल गई हैं, छोटे शहरों में पहुंच गई, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, और सबसे बड़ी जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। और यही नहीं, फॉरवर्ड एरियाज़ में आप देखिए हमारी ट्रेन कहाँ तक पहुँच गई है। पहले हम सिर्फ जम्मू तक जाते थे, आज हम आगे जाने लगे हैं। हमारे हाई एल्टीट्यूड्स पे भी हम अप्रोच एबल है, हमारी सड़कें बन गई हैं, केव्स के जरिए हम जा रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 12 सालों को आधे घंटे में समेट पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत हर एक सेक्टर में ढेरों काम हुए, हर एक सेक्टर में। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सेक्टर में काम हुआ है, चाहे वो मेडिकल, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे हमारे जन कल्याण योजनाओं में हो जो कि लोगों तक पहुंचनी होती हैं, और चाहे कनेक्टिविटी हो, हर फील्ड। बिल्कुल आपने कहा कि हर क्षेत्र में लगातार काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल रस्तोगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों पर हमारे साथ जाने माने अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी थे। अपना अनुभव भी साझा किया, और इसके साथ साथ इन 12 सालों में किन किन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हुआ है उसको भी आप लोगों के सामने रखा। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।